नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें दोनों ने राज्य की समृद्धि और विकास के मुद्दों पर विचार साझा किया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने विधायकों से अपील की है कि वे बजट घोषणाओं का प्रचार प्रसार करें और आमजन की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने के लिए आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी भर्ती और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार की घोषणा की। इसके अलावा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए और गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की। आमजन के लिए निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए के मास्टर कोच का भी गठन किया जाएगा। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य संचेतक जोगेश्वर शर्मा, मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित रहे। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व 2024 के तहत शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मदन राठौर ने नामांकन प्रस्तुत किया। उन्होंने समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वरुण चतुर्वेदी और जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। इन सभी प्रस्तावकों ने मिलकर मदन राठौर के समर्थन में नामांकन भरा। संगठन पर्व के प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण पंचरिया ने बताया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी को चुनाव अधिकार नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विजय रूपाणी के समक्ष मदन राठौर के नामांकन को 5 प्रस्तावकों को प्रस्तुत किया गया है और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी विजय भाई रूपाणी ने बताया है कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक केवल मदन राठौर के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और किसी भी अन्य नामांकन नहीं भरा। इन नामांकनों की जांच के बाद शनिवार सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने गुरुवार को जयपुर के प्रसिद्ध आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर और जगतगुरु आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पूजनीय संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गणमान्य जनों से स्नेहहीन भेंट की। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने ईश्वर से प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक यात्रा के दौरान उनका उद्देश्य प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करना था। और राजस्थान में कांग्रेस विधायकों का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को विधानसभा में सस्पेंड किए जाने के बाद से कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। इस विधायकों ने सदन में रात गुजारते हुए रामधुनी का आयोजन किया। धरने के दौरान निलंबित विधायकों संजय कुमार जाटव और जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत बिगड़ गई। सदन में कार्रवाई के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी का भी विरोध करते हुए विधायकों ने स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था। शुक्रवार रात तक सरकार से बातचीत का दौर चला, लेकिन किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों से बातचीत की, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिलों में प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कि मंत्री का पुतला जलाने की योजना भी शामिल है। और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रचारित करने के उद्देश्य से जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कल्चरल डायरीज की 6ठे एपिसोड का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर हुए इस कार्यक्रम में हड़ौती अंचल की पारंपरिक
लोक कलाओं का भव्य मंचन किया गया। कार्यक्रम में चक्रुई नृत्य, डंडा बिंदोरी, सहरिया नृत्य, कानकवली नृत्य, भवाई नृत्य और रबिंदौरी नृत्य जैसे प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अल्बर्ट हॉल का 139वां स्थापना दिवस भी था, जिससे आयोजन का महत्व और बढ़ गया। और वही कल्चरल डायरीज कार्यक्रम के जरिए पारंपरिक लोक कलाकारों को मंच प्रदान करते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी जा रही है। इस आयोजन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों को सराहा गया, जिससे प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नई दिशा मिले। आगामी कार्यक्रम में शनिवार को पद्मश्री से सम्मानित लोक गायक गनी बंधु को प्रस्तुति भी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और इस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को पंत कृषि भवन में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने की। बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समारोह की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राजन विशाल ने अधिकारियों के दायित्व सौंपे और समय पर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। समारोह का सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं। अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग राजेंद्र कुमार और वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और निमंत्रण पत्र की जिम्मेदारी दी गई है। फार्मर मूवमेंट और पंजीकरण की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक उद्यान हेमंत सिंह और संयुक्त निदेशक कृषि विपणन कैसर सिंह को दी गई है। प्रदर्शनी कमेटी की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक उद्यान अतर सिंह मिड़ा को और मीडिया कमेटी की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक कृषि फसल बीमा डॉक्टर जगदेव सिंह को दी गई है। बैठक में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग रविन्द्र कुमार शर्मा और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। राजस्थान सरकार क्षय रोग उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और इसी के तहत शुक्रवार को जयपुर में स्वास्थ्य भवन में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलों के आईईसी और पीपीएम समन्वयक शामिल हुए। निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब तक लोगों को टीबी की सही जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने बताया है कि 11 मार्च को से 24 मार्च तक 2025 तक राज्य भर में टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके उन्मूलन के लिए कदम उठाना है। राज्य टीबी आबकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने बताया है कि अभियान को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने भी समन्वयकों को अभियान की योजना और टीबी जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने जैसे लक्षण दिखे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच करवाएं। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। लैब टेक्नीशियन ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट से आक्रोशित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर कमेटी की रिपोर्ट का दहन किया है। इस बीच खेमराज कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैब टेक्नीशियन संक्रमणों से निपटने की अहम भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 के दौरान जब समाज मरीजों से दूर हो गया था, तब लैब टेक्नीशियन ने ही सबसे पहले जांच कार्य किया और ये टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राजस्थान के लैब टेक्नीशियन की शैक्षणिक योग्यता के बावजूद उन्हें राज्य के मुकाबले कम ग्रेड पे मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों में लैब टेक्नीशियन को ग्रेड पे 4200 मिल रही है और जबकि राजस्थान उन्हें 2800 रुपए मिल रहे हैं। मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा, महामंत्री तरुण सैनी और प्रवक्ता बालकृष्ण शर्मा ने सरकार ने हमेशा लैब टेक्नीशियन की वेतन विसंगतियों को नजरअंदाज किया है। विभाग और कमेटी ने कभी उनकी शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को सही तरीके से नहीं समझा। अतिरिक्त महामंत्री हरपुल चेजारा, जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौड़ और अन्य नेताओं ने बताया है कि वे गांधीवादी तरीके से सरकार का ध्यान
आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बार एसोसिएशन धौलपुर ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडाबाल के नेतृत्व में कचहरी परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वकीलों ने बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध स्वरूप न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक कार्य स्थगन रखा गया। वकीलों का कहना है कि यह बिल उनके हितों के खिलाफ और उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। विरोध प्रदर्शन और रैली में बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के अलावा बार एसोसिएशन बाड़ी के अध्यक्ष मुकेश कौशिक, बार एसोसिएशन बसेड़ी के अध्यक्ष सुखराम परमार और बार एसोसिएशन राजाखेड़ा के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन धौलपुर की कार्यकारिणी सदस्यों और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के कोडिली गांव में सरकारी स्कूल के कुंड में गिरकर 3 बच्चियों की मौत के मामले में प्रशासन ने हनुमान बेनीवाल को सभी मांगों को मान लिया है। इस बीच जिनकी प्रमुख मांगे थी कि 5 बीडीओ और सीबीओ का निलंबन किया जाए, युवक परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। इसके अलावा गांव में शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करने की भी सहमति बनी है। इन मुद्दों पर सहमति के बाद रात को ही तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम कर लिया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेनीवाल के बीकानेर पहुंचने के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने के बाद 2 दौर की वार्ताएं चली और दूसरी दौर की वार्ता में सहमति बनी। इस बारे में हनुमान बेनीवाल ने खास बातचीत में कहा कि जब जब उन्होंने संघर्ष किया है, सरकार झुकी है। उन्होंने कहा कि जब उन मासूम बच्चियों को न्याय मिल चुका है, हालांकि न्याय में समय लगता है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमारी मदद कहां कर रही है। इसके अलावा एसआई भर्ती रद्द करने के संबंध में उन्होंने जयपुर में जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा करने की बात कही है। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए वर्तमान में पेपर लीक रहकर हो रहे हैं और भजन लाल सरकार में केवल 5 से 6 ब्यूरोक्रेट से सरकार चला रहे हैं। मांगे थी पहले दिन से, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैरहत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारियां होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से जो भी सहयोग इनका होगा, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20 लाख रुपए, एक संविदा पर तीनों परिवारों को नौकरी और वहाँ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लाइब्रेरी और कमरे जो बच्चों के याद के अंदर उस स्कूल के अंदर बनेंगे। साथ ही बीकानेर जिले की तमाम और राजस्थान की डिमांड करी थी। बीकानेर जिले की तमाम जो स्कूल जर्जर है या टांकों की जहां भी दिक्कत है, वो 5 आदमियों की कमेटी भी बना दी। विदित है कि हम नोखा पांचू पंचायत समिति के केडली गांव में 3 बालिकाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके क्रम में वो छोटी बालिका थी, स्कूल जाती हुई छात्राएं थी। इनके लिए प्रशासन और सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील है और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। और आज जो परिवार के साथ हमारी बात हुई उसमें इनको जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम की तरफ से राशि मिलेगी, उसके अतिरिक्त सीएसआर के क्रम में मंडी ने यह वादा किया है कि वो 10 लाख और उन्हें अपने स्तर से भी देंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए जो संविदा पे नौकरी इत्यादि की मांगे थी, इन सभी पर सहमति बन गई
और परिवार वालों ने अपनी सहमति जताई है अब उनका अंतिम संस्कार करना। टोंक एसपी विकास सांगवान के निर्देशों पर पुलिस ने नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में डिपो क्षेत्र के वाहनों की चेकिंग की गई, जिसके बाहर कोतवाल ने बिना नंबर प्लेट और प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त किया है। इसके अलावा हाईवे और मुख्य मार्गों पर पुलिस ने नाकाबंदी की और कारों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाई। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों का भी चालान काटा गया। एसपी विकास सांगवान ने बताया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जहां पर कई मांगे की गई हैं और इसी के साथ साथ टोंक एसपी विकास सांगवान के निर्देशों पर पुलिस ने विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में डिपो क्षेत्र के वाहनों की चेकिंग की गई और इस बीच कोतवाली थानाधिकारी की बात कर ले तो जिसमें शहर कोतवाल ने बिना नंबर प्लेट और प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त किया है। इसके अलावा हाईवे पर मुख्य मार्गों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर और कारों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाई है। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों का भी चालान काटा गया। शहर में और जितने भी उपखंड मुख्यालय हैं उनमें बार बार शिकायत आ रही थी कि काफी वाहन बिना नंबरी वाहन है या साइलेंसर हटाकर कुछ बुलेट वाहन जो है वो घूम रहे हैं, जिससे समाज में जो है बेसिकली एक तरह का लोगों के बीच में असंतोष पैदा होता है, असुरक्षा पैदा होती है। आज सभी जो पुलिस थाने हैं उनको निर्देशित किया गया था और सीओज को भी इंस्ट्रक्ट किया गया था। उनकी मौजूदगी में एक व्यापक स्तर पर जो वाहन बिना नंबरी हैं और काली फिल्म लगाकर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें काफी वाहन जो है हमने जब्त भी किए हैं और उनके ऊपर चालान भी किया गया है। ये जो कार्रवाई है निरंतर हम जारी रखेंगे ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व जो किसी अपराध को बाद में घटित करते हैं उस पर रोक लग सके। देखिए, जैसे मैंने बताया कि निरंतर जो ट्रैफिक पुलिस है और जो थाने हैं वो इनको चेक करते रहते हैं और आज एक व्यापक स्तर पर की ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की अगर शिकायतें अगर आ रही हैं तो उनको भी हम चेक कराएंगे। और टहला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भानगढ़ में बीती रात अज्ञात चोरों ने बालाजी के मंदिर से हनुमान जी की गदा चोरी कर ली है। इस घटना के बाद सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही टोटला टहला पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरी को लेकर हैरानी की बात यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन लगे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के सुरक्षा गार्ड 24 घंटे निगरानी ड्यूटी पर होने के बावजूद भी चोरी की घटना घटित हुई है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि वे प्रतिदिन की तरह शाम को आरती करके चले गए हैं, लेकिन सुबह लौटने पर गदा गायब पाई गई। यहां तक कि भानगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटन विभाग के सुरक्षा अधिकारी तैनात रहते हैं। इस चोरी से भक्तों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे उचित कदम उठाएंगे। टहला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। हम ये बताते हैं कि कल भी नहीं रखी हुई थी गदा, तो शाम में हमने आरती की बाबा की, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को आरती करने के बाद भी पूजा पाठ भी थोड़ा करने के बाद गदा यहीं रखी हुई थी। हम यहाँ से निकले तो हमें कट लगाया सरकार का, कट लगा के बाहर निकले तो गदा बोल दिए यही साफ शक्ति रखी हुई थी बिल्कुल। और सुबह आए 5 बजे तो हमें गदा नहीं हुई। हमारे को जानकारी मिली कि हमारे भानगढ़ बालाजी मंदिर से गदा चोरी हो गई है। जब हमने महाराज जी से पूछा तो हनुमान जी के चरणों के अंदर गदा रखी हुई थी। वो लगभग 2 से 2:30 बजे के समथिंग चोरी हुई है। वो चीजें हमने भारतीय पुरातत्व विभाग के जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। यह संपूर्ण जानकारी हम मीडिया को देना चाहते हैं कि हमारी जो बालाजी महाराज की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है उसकी संपूर्ण जांच करें। धन्यवाद। गोविंदधाम गौशाला सेवा समिति की ओर से बीकानेर संभाग के सबसे बड़े होली महोत्सव का आयोजन अबोहर रोड स्थित गोविंद धाम गौशाला में 14 मार्च को किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी होली महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने की योजना बनाई गई है, जिसे श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारे का
आयोजन होगा। इस भव्य आयोजन में वृंदावन से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इस आयोजन को लेकर समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समिति के पदाधिकारी और सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इंद्र हिसारिया ने बताया है कि इस बार करीब 5,000 से 7,000 गौसेवकों और श्रद्धालुओं के आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान मनीष बत्रा, गोपाल जिंदल, बीरबल और वीरेंद्र उर्फ बॉबी भट्टेवाली, विजय जहांगीर, लवली चावला, श्याम सुंदर शर्मा समेत कई गोभक्त मौजूद रहे। श्री गौशाला सेवा समिति वो रोड पर हर साल की भांति इस साल भी होली का त्योहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा बढ़िया प्रोग्राम दिया जाएगा। इसमें फूलों की और गुलाल की होली खेली जाएगी, रंग का और पानी का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस साल जो गैदरिंग जो है पहले साल से डबल आने की संभावना है, इसलिए प्रोग्राम भी डबल रखा गया है। भंडारे का प्रोग्राम, प्रसाद का प्रोग्राम वो भी डबल किया गया है और टेंट वगैरह जो साधन है वो भी डबल किए गए पहले साल से। सेवा समिति बोर्ड और हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा हर वर्ष के भांति इस बार भी 14 मार्च को शुक्रवार को होली का भव्य आयोजन किया गया है। बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी होली, जिसमें 5 से 7 हजार लोगों की गैदरिंग होती है। तो इसके मद्देनजर देखते हुए इस बार प्रसाद का और टेंट की व्यवस्था को डबल किया गया है। महिला पुरुष की अलग अलग व्यवस्था की गई है। कलाकार हमेशा जैसे वृंदावन से आते हैं, इस बार भी जोड़ियों को बढ़ाया गया है और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारियों के लिए मीटिंग रखी गई थी और भी जैसी सेवादारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो शहरवासियों से निवेदन है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शहर का बहुत बड़ा आयोजन होता है और गौ माता का आशीर्वाद लें। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 207वीं बैठक मिलन सभागार चिंतन सभागार में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम के लिए जगतपुरा में 1352.70 वर्ग मीटर भूमि आवंटित अनुमोदित की गई है। और इस बीच आपको बताते चले कि पौद्दार संस्थान की विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 24 हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है। पॉक्सो कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने 2 साल पुराने नाबालिग के से दुष्कर्म मामले में आरोपी हर्राफुल मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि 11 मई को अलीगढ़ थाने में नाबालिग की मां ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी खेत में बकरियां चरा रही थी। तभी वहां आरोपी हरफुल आया और पीड़िता की साथ जबरदस्ती की और इसके बाद आरोपी ने नाबालिग से परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी है, जिस पर नाबालिग डर से परिवार को घटना नहीं बताई। और लेकिन वो 2 महीने बाद जब उसकी महामारी रुकी तो उसने पूरी बात परिजनों को बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। लोक अभियोजक पक्ष की ओर से 21 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए। जुर्म प्रमाणित होने पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण अलीगढ़ थाने का है। अलीगढ़ के अंदर पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीड़िता जब अपनी बकरी को चराने खेत में गई थी तो वहां पर हरफुल नाम के व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया। 2-3 महीने से जब उसकी माहवारी नहीं आई तो जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई कि हरफुल नाम का व्यक्ति है, वो मुझे खेत में ले गया और उसने मेरे साथ कई बार गलत काम और दुष्कर्म का कृत्य किया। जब इस बात का मालूम चला तो उन्होंने थाने अलीगढ़ के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी एफआईआर 103/2023 दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद प्रकरण पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया, लेकिन कोई यहाँ पर न्यायालय के समक्ष 21 तो गवाह प्रोड्यूस किए गए और 35 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए और न्यायालय द्वारा मनन करने के बाद उस प्रकरण के अंदर पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण को नहीं मान करके केवल उसके साथ किए गए दुष्कर्म के कृत्य को मानते 10 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना अभियुक्त पर आहत किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।